नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो और वन इंडिया शो में आज जिस मुद्दे पर बात होने वाली है उसे लेकर दरअसल रिएक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं इंटरनेट पर। और मिडिल क्लास को अगर मैं एड्रेस करूं आज, तो मिडिल क्लास की जो नाराज़गी, उनका जो एक्सप्रेशन, चाहे वो सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे पोस्ट हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में जो बातें सामने आई उसमें स्पेसिफिकली 2 पॉइंट्स कम से कम ऐसे हैं जिसमें पॉपकॉर्न पर लगने वाले टैक्स स्लैब से लेकर जो गाड़ियों की रीसेल को लेकर जो बातें सामने आई हैं, आज उसको हम डिटेल में आपके सामने डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मैं अगर एक बिग पिक्चर की बात यहाँ पर करूँ तो लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसमें 2 बातें प्रमुख हैं। पहली बात ये कि टैक्स को लेकर मिडिल क्लास की जो ये नाराज़गी है, क्या ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो बीते काफ़ी समय से पल रहा है, पनप रहा है, लेकिन कहीं पर वो मुद्दा एड्रेस नहीं हो पा रहा। और दूसरा बड़ा बिंदु, इसी पिक्चर का दूसरा पहलू है कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर जो कहना चाह रही थी वो ठीक तरह से कन्वे हुआ है, ऐसा तो नहीं कि गलत समझा जा रहा है। तो इसीलिए आज हमने एक एक्सपर्ट का पैनल अपने साथ यहाँ पर बुलाया है ताकि हम इन बिंदुओं को ठीक तरह से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें, डिकोड कर सकें। मेरे साथ इस वक्त सीनियर इकोनॉमिस्ट मिताली निकोरे आज पैनल में मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। रस्तोगी चैम्बर्स के संस्थापक अभिषेक रस्तोगी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। सर वेलकम आपका भी पैनल में। और स्वदेश से न्यूज़ एडिटर डिम्पी कालरा जी हमारे साथ आज इस बातचीत में जुड़ गए हैं। सबसे पहले डिम्पी कालरा जी, रुख मैं आज आपका करूंगी और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, देखिए इतने समय से आप बिजनेस, अर्थव्यवस्था, फाइनेंस से जुड़े मामलों को करीब से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनका विश्लेषण भी कर रहे हैं। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है और जिस तरह के मजाक चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आई एम श्योर आपकी नजरें भी गई होंगी उन ट्वीट्स पर, मीम्स पर, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर। क्या वाकई निर्मला सीतारमण गलत गुस्से का शिकार हो गई हैं कि उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, या आपको ये नाराजगी वाजिब लगती है मिडिल क्लास की? देखिए मीनाक्षी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके काफ़ी समय बाद। एक बात तो देखिए, आपको मैं बता दूं, मैं जीएसटी की काउंसिल्स में काफ़ी बार खुद भी गया हूँ। अनफॉर्चुनेट इस बार मीटिंग में मैं नहीं था, वन ऑफ माई कोलीग वहाँ पे गए थे। तो बट एक चीज़ बिल्कुल तय है कि मैम थोड़े गुस्से में आजकल ज़्यादा हैं। मालूम नहीं किस गुस्से में है, किस वजह से गुस्से में है, बट उनको गुस्सा बहुत आ रहा है। आप उनसे कुछ भी पूछें तो उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये एक अलग बात है, उनका शायद नेचर ऐसा हो गया है। दूसरा पॉइंट, जीएसटी वाला जो मैटर है ना, ये गंभीर मैटर है एक्चुअली में। अगर आप देखें ना तो सिर्फ मैडम बोल रही थी, एक्चुअली ये डिसीजन तो सभी स्टेट्स के एफएम का है। उन सब ने मिलके फैसला लिया है, खाली एफएम ने फैसला नहीं लिया है। पहला पॉइंट तो ये था नोटिस करने वाला। और जिन 2 पॉइंट्स की आप बात उठा रही है ना मीनाक्षी, आप उन दोनों पॉइंट्स को देखो, वो दोनों ना आम लोगों से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। आपके पास या तो पुरानी गाड़ी है या तो आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, इन दोनों में से किसी न किसी एक ब्रैकेट में आप होगे। आपको पॉपकॉर्न या तो हॉल में जाके खाते हो या घर में खाते हो, और वो भी सर्दियों के टाइम में बात होगी तो और इम्पोर्टेंट बात हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि दोनों के दोनों जो मैटर्स है ना, वो पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों मैटर्स पे क्वेश्चन उठा। एक और चीज, आपने भी एक क्वेश्चन उठाया कि ये सही से कन्वे कर पाए कि नहीं कर पाए, तो मैं बोलूंगा सही से कन्वे नहीं कर पाए। आप देखो ये मार्जिन वर्ड, मैम को अगर आप बहुत गौर से सुनेंगे तो उन्होंने मार्जिन कम से कम उसी डिबेट में कम से कम 8 बार बोला। मार्जिन, मार्जिन एंड दिस मार्जिन। वो ये मार्जिन एक्चुअली बताना ही चाह रही थी कि भाई आप गलत कैलकुलेशंस ना करें। ये गलत कैलकुलेशंस तब उठी जब जर्नलिस्ट को समझ में नहीं आया। उन्होंने वहां पे सवाल पूछे कि मैडम ये जीएसटी की कलेक्शन होगी कैसे? 18% पुरानी गाड़ी में देंगे, 18% नई गाड़ी में देंगे, 36% तो हम ही टैक्स दे देंगे, तो गाड़ी की कैलकुलेशन कैसी हुई? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मार्जिन के ऊपर कैलकुलेशन होगी। फिर आप ये सोच के देखिए कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी है, तो दिल्ली में तो चलती भी नहीं है वो गाड़ी, आपको दूर दराज जाके बेचनी पड़ेगी, और वहां पे पैसों की दिक्कत है ना। आप ये सब चीज जानते हैं। तो बीइंग एज एन जर्नलिस्ट जितना हमने फील किया, इस बार की जीएसटी काउंसिल नहीं बल्कि पिछले आप 10 बार की जीएसटी काउंसिल उठा के देखेंगे ना, कोई ना कोई एक मैटर ऐसा जरूर निकल के आता है जो सीधा सीधा लोगों को समझ में नहीं आता, या तो वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होता है, या वो बहुत ही रैशनल डिसीजन नहीं होता। ये एक बार की जीएसटी काउंसिल नहीं है, आप पिछले 10 बार की जीएसटी काउंसिल उठा के देख लो तो आपको समझ में आएगा। मेरे को लगता है थोड़ा सा, जो मैं खुद फील करता हूँ, मैं 17 साल से बिजनेस जर्नलिज्म में ही हूँ, तो मैं खुद फील करता हूँ, मैंने कई एफएम्स को देखा है, मैम के पास थोड़ा टारगेट अचीव करने का प्रेशर है। आई एम फ्रेंकली फील दिस थिंग।
मेरे को लग रहा है कि जो पूरी एफएम की मशीनरी है ना, वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा टैक्सेशन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें से गवर्नमेंट की ट्रेजरी, गवर्नमेंट का टैक्सेशन, गवर्नमेंट का पार्ट, वो कैसे सेफ हो जाए, वो कैसे क्लियर हो जाए। आफ्टर ऑल वो कितना असर डालेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो सब कैलकुलेशंस अलग हैं। ये मेरी अपनी फीलिंग है, बीइंग एज एन जर्नलिस्ट। जी। मैं फील करता हूँ कि शायद थोड़ा टैक्सेशन को लेके कैलकुलेशंस में मैं ज्यादा बिजी रहती है एज कम्पेयर टू समथिंग एल्स। बड़ी साफगोई के साथ आपने कई बिंदुओं को यहाँ पर हाईलाइट किया है और हमारी कोशिश भी यही है कि जो फैसले या जो विजन है उस पर क्या लूप होल्स हैं या उसकी क्या बारीकियां हैं, इसको हम सीधे एक्सपर्ट्स के जरिए समझाएं। रस्तोगी जी, मैं अब आपको यहाँ पर चर्चा में आगे लाना चाहूँगी। सर देखिए, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग तो एक आम इंसान के नज़रिए से ही परिस्थिति को देख रहे हैं या उसकी इस पूरे फैसले की या मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है शायद उसकी टेक्निकलिटीज़ को हम उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन एक लार्जर पिक्चर और परसेप्शन के रूप में जो मुझे दिखाई देता है जब मैं आम लोगों के बीच जाती हूँ या लोगों से मिलती हूँ, तो बड़ा क्लियर कट एक कहना होता है कि ना इंडिया में ना टैक्स टेररिज्म चल रहा है। टैक्स के नाम पर एक, मतलब ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग टर्म है। अगर मध्यम वर्गीय लोग ये कह रहे हैं, उस आय इनकम ग्रुप से आने वाले लोग ये कह रहे हैं कि टैक्स टेररिज्म चल रहा है देश में, कि सब कुछ हमसे ही लेना है। मतलब आप हमारे पॉपकॉर्न, अच्छा पॉपकॉर्न जैसे आइटम पर आपने उसको टैक्स स्लैब में आप किस तरह से ला रहे हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप उसको परसेप्शन के नजरिए से देखते हैं तो एक आम इंसान ये सोच रहा है कि अब मुझे पॉपकॉर्न खाना है, उसमें भी आप उसको नमकीन की कैटेगरी में डालोगे या कैरमलाइज्ड, मतलब उसको मिठाई की कैटेगरी में आप शामिल कर रहे हो, शुगर बेस्ड कैटेगरी में शामिल कर रहे हो, तो उसके हिसाब से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। एक ऐसा पॉपकॉर्न जो खेत में उगता है, जो घर में इजीली अवेलेबल हो सकता है, और उसमें जो टैक्स का दायरा है, सोच दरअसल ये है, यहां से ड्रिवन है, और इसलिए परसेप्शन के लिहाज में उनको निर्मला सीतारमण एक विलन के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो सर मैंने जिक्र किया परसेप्शन का, अब आप मुझे बताइए कि वास्तविकता के धरातल पर सिचुएशन क्या है। देखिए, नंबर्स से बात करते हैं। जब जीएसटी शुरू हुआ था तो 80,000, 90,000 और 1 लाख करोड़ की मंथली कलेक्शन होती थी। आज ये कलेक्शन 2 लाख करोड़ हो गई है। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ आ रहा है वो तो आ रहा है कंज्यूमर से ही, बिकॉज दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ रुपए से इन्फ्लेशन बढ़ तो रहा है हर महीने, पहली चीज। दूसरी चीज, आज बात पॉपकॉर्न की हो रही है। बात पॉपकॉर्न की, कैरामल पॉपकॉर्न से ज्यादा प्रिंसिपल्स की है। अगर जीएसटी के प्रिंसिपल्स थे कि क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स को कम करना है, तो क्या ऐसे डिसीजंस जो जीएसटी काउंसिल आज लेता है वो इन डिस्प्यूट्स को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल को अगर यही डिफरेंट रेट डार्क चॉकलेट पर 75% पर डिफरेंट रेट, 90% डार्क चॉकलेट होगी तो डिफरेंट रेट, या लस्सी पर अगर स्वीट लस्सी बना देंगे तो उस पर 18% लगा दें। तो जीएसटी काउंसिल का जो ये डिसीजन है, ये एक डिसीजन मजाक बन गया है। और ये दिखाता है कि जीएसटी काउंसिल जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल से हट रही है। जो क्लासिफिकेशन इश्यूज हैं, वैल्यूएशन इश्यूज हैं, इनको कम करना चाहिए। माना कि रेट रैशनलाइजेशन करना बहुत मुश्किल है, मगर आप खुद बताइए, इंश्योरेंस पर और मोबाइल पर जो एक मिडिल क्लास भी यूज करता है, रिच भी यूज करता है और गरीब भी यूज करता है, उस मोबाइल पर या इंश्योरेंस पर 18% टैक्स किसी के लिए भी बहुत ज्यादा है। जब मोबाइल का बिल 2,000 रुपए आता है तो उस पर 360 रुपए का टैक्स लगा होता है। तो 18% टैक्स एक मोबाइल पर बहुत ज्यादा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, आज लोग नाराज क्यों हैं? क्योंकि देखिए, सबके सीनियर सिटीजन है, सबके घर में सीनियर सिटीजन है। आज आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करिए, पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन का होता ही बहुत मुश्किल से है जी। उसके बाद अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा उनका प्रीमियम होता है, जो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, जो ओल्ड सिटीजन है, अगर उनका होता है तो उस पर 18% हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगना, आई थिंक ये क्राइम है, क्राइम। अब जीएसटी काउंसिल ने 3 घंटे कैरामल पॉपकॉर्न के डिस्कशन पे निकाल दिए, हेल्थ, मेडिकल एटसेट्रा पे तो डिसीजन नहीं लिया। अगर आपको डिसीजन लेने में टाइम लग रहा था तो एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए तो डिसीजन लेते। जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, 60, 62 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, उन पर तो इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए था। तो उससे क्या होता है, बैलेंस क्रिएट होता। आज अगर आप प्रधानमंत्री
मोदी जी का भी ये देखेंगे एंडेवर उनका यही है कि सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट जाना चाहिए, हेल्थ का बेनिफिट जाना चाहिए, आयुष्मान इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो जहां पर कि देश में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मिलके एक अच्छा काम करना चाहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे डिसीजंस जो प्रिंसिपल से हटकर हैं। अब देखिए, कैरामल पॉपकॉर्न टोटल लार्जर थिंग्स में जहां 2 लाख करोड़ की कंट्रीब्यूशन होता है, वहां पर आई थिंक 0.001% भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, मगर एब्सोल्युटली। परसेप्शन गलत क्रिएट हो गया। मगर जो मेरी खबर है बात करने पे नॉर्थ ब्लॉक पे और सीनियर पॉलिटिशियन से, ये डिसीजन को वापस लिया जाएगा। ये अभी एक केवल प्रपोजल है। कैरामल पॉपकॉर्न पर जो ये विषय चल रहा है वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जीएसटी काउंसिल उसको रीथिंक करेगा और ऐसे डिसीजंस को वापस लिया जाएगा। ये मेरा जो अभी तक का डिस्कशन लग रहा है, ये ऐसा इस पर होना चाहिए। और हमने गवर्नमेंट को और जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्लियरली कुछ ऐसी चीजों का संदेश भेजा है कि जो बहुत ही रेलेवेंट चीजें हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। अब आप देखिए, आप एक बार बताइए मीनाक्षी जी, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 5% टैक्स देते हैं, मगर आप कन्फेक्शनरी से केक लेते हैं जाके, डोनट्स लेते हैं जाकर, उस पर आज क्लैरिटी नहीं है। उस पर 18% की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कन्फेक्शनरीज को और इन लोगों को डिमांड्स रेस करी गई हैं, जिन पे वो बोलते हैं कि आप रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं है, डोनट्स फूड में नहीं आएगा। वही डोनट अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो तो वो 5% आप टैक्स पे करते हो, मगर जब आप वही मैड ओवर डोनट से जाके लेते हो तो आपको उनको डिमांड रेस कर दी गई है। तो इससे क्या हो गया है कि बिजनेस सेंटिमेंट वीक हो गया है देश में। उस बिजनेस सेंटिमेंट को लाना बहुत जरूरी है और जीएसटी काउंसिल ने बहुत अच्छा काम करा है। 7-8 साल में कोई दौराए नहीं है कि उन्होंने कोई कभी वोटिंग नहीं हुई है। वो बहुत अच्छे कंसेंसस से मिलजुल के काम करते हैं, डिसीजंस जी। लेते हैं। अगर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत रेलेवेंट है उनको जल्दी लेने के लिए, और इसका मैं आपको एक और रीजन बताता हूं। अगर 31 मार्च 2025 तक ये जो डिसीजंस है ये नहीं लिए गए, स्पेशली टैक्स से रिलेटेड, तो एंटी प्रॉफिटरिंग का बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेनिफिट पास नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है कि जो हमारी नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पर हम डिसाइड कर पाए। ठीक है मिताली जी, दोनों मेहमानों ने जिस तरह से बिंदुओं को हाईलाइट किया है, और क्योंकि मैं बार बार मध्यम वर्ग का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उनकी जो नाराजगी निकलकर सामने आई है और जितने तीखे तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में ये दिखाता है कि ये नाराजगी 1 दिन या 2 दिन की नहीं है, ये ओवर द इयर्स, ओवर दैट टाइम वो डेवलप हो रही है। इवन अभी हेल्थ इशू और सीनियर सिटीजन्स को लेकर रस्तोगी जी ने बहुत अच्छे बिंदु यहाँ पर हाईलाइट किए, और ये तो सरकार के भीतर भी हो रहा है ना। खुद नितिन गडकरी अगर ये कह रहे हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के दिशा में फैसले लेने चाहिए, या उसको आप कम से कम लोगों के लिए ऐसा करिए कि वहां से उनको कुछ राहत मिल पाए, लेकिन अगर वो जो आपकी सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, अगर वो बातें नहीं सुनी जा रही हैं या अगर उन पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा पाया है अभी तक, तो ये भी हाईलाइट करता है कि क्यों मध्यम वर्ग के लोग अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं या अनहर्ड महसूस कर रहे हैं कि ना तो गरीबों को आप लाभार्थी वर्ग में बेनिफिशियरी स्कीम्स में ले आते हैं, जो बहुत रिच लोग हैं उनके पास तो संसाधन और सब चीजें हैं, लेकिन जो ये बीच का तबका है, जो पूरा का पूरा आपके टैक्स सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी दलील लोग ये देते हैं कि आप हमसे इधर से भी पैसा ले रहे हैं, उधर से भी पैसा ले रहे हैं, लेकिन क्या हमको वैसी सड़कें मिल रही हैं? क्या हमें देश में साफ हवा मिल रही है? क्या हमें मतलब एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर घर में कोई दिक्कत हो जाए, हॉस्पिटल जाना है, तो क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर किसी तरह का कोई बेनिफिट ले पाएगा? यूजुअली लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का ही रुख करते हैं क्योंकि उनको अपने घर वालों के लिए उस तरह की फैसिलिटी और सब चीजें चाहिए। तो जो पैसा वो दे रहा है उसको उसका फायदा देश का नागरिक होने के रूप में, टैक्स पेयर के रूप में क्या मिल रहा है, ये उसके मन में सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, एंड थैंक यू, आप मुझे इस डिस्कशन में लेके आई। मैं बिल्कुल ही अग्री करती हूँ अपने दोनों को पैनलिस्ट के साथ कि जैसे हमें पहले को पैनलिस्ट ने कहा कि एक कम्युनिकेशन गैप तो रहा ही है, और दूसरा जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं स्पेशली हेल्थ केयर को लेके जहां बहुत चर्चा होनी चाहिए थी, हुई नहीं, और आज हम उस पॉइंट पर हैं जहां पे हमें एक प्रेस रिलीज दे दिया गया है कि इसके ऊपर और चर्चा की जरूरत है।
तो लेकिन मैं एक एक्चुअली स्टेप बैक लेना चाहती हूँ और इस बात पर चर्चा करना चाहती हूँ कि इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा, सबसे पहली बात, हमें जीएसटी के रेट्स इतने हायर क्यों करने पड़ते हैं अपने देश में? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग आज भी या तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स का पेमेंट कंप्लायंस अभी भी लो है और बहुत लोग करते ही नहीं है इनकम टैक्स पे, इवेजन अभी भी हाई है। दूसरा, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी ऐसा है कि जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, जो बिजनेसेस पूरी तरह से एक लीगल तरीके से काम करते हैं, वहां पे हमारे को टैक्सेस निकल के आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। लेकिन फिर भी एमएसएमई सेक्टर में भी और लार्ज बिजनेसेस में भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आज भी उतना टैक्स नहीं दे रहे हैं जिन्हें उन्हें देना चाहिए। इसकी वजह से हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया में, विच इज ग्रोइंग इनइक्वालिटी। यानी कि हमारी कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक क्लास बन गई है जो कि ग्रो कर रही है काफी फास्ट, और दूसरी क्लास है जो लोअर तबके की क्लास है जो कि अपनी इनकम देख रही है कि गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और इसमें मिडिल क्लास जो है डिसअपियर होती जा रही है। इसलिए आज मिडिल क्लास को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऊपर से भी मेरा इनकम टैक्स निकल रहा है, और जब मैं कुछ जाती हूँ, खर्चती हूँ, कुछ खाना पीना करना चाहती हूँ कहीं पे, उसमें भी मैं टैक्स दे रही हूँ। तो तभी आपने जो वो टर्म यूज करा, टैक्स टेररिज्म, तभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो अमीर लोग हैं ये तो अपने शेयर का टैक्स नहीं दे रहे हैं, और हमसे ही, क्योंकि हम सैलरीड है और हम इसे बचा नहीं सकते किसी तरीके से, तो हमसे 2 बार ये टैक्स रिकवर करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें 2 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले हमें अपने जीएसटी का जो तरीका है, जिस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट होता है, उसे भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी कि अपना, मैं खुद एक एमएसएमई हूँ, जब मुझे अपना जीएसटी देना होता है तो मुझे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू के ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, इस चीज पर नहीं कि मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है, मेरे क्लाइंट ने मुझे पेमेंट करी या नहीं, मुझे पहले से ही टैक्स देना है, तो मैं वहां पे भी पिस रही हूँ। और दूसरा है कि हमें ये देखना है कि हम जीएसटी को और सिंपल कैसे बनाएं। अब एक चीज जो जीएसटी काउंसिल ने अच्छी करी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है ये 35% टैक्स की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना। ऑफ कोर्स इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, मैं इस पे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो लग्जरी आइटम्स जिनके ऊपर ये 35% टैक्स लगा गया है, और सिन गुड्स, जैसे जैसे हम सिगरेट्स कह लें या अल्कोहल कह लें, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कमोडिटीज हैं, ऐसे गुड्स हैं जो लोगों को ऑफ कोर्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, और उसके ऊपर अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए। तो ओवरऑल बात ये है कि हमें, और तीसरी चीज, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड गुड्स और भी हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, जैसे मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट्स या मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स। सैनिटरी पैड्स पे 0% जीएसटी की बात बहुत बार हम कर चुके हैं। फेमिनिस्ट सर्कल्स में, अपने सारे सर्कल्स में हम यही कहते हैं कि कोई भी सैनिटरी पैड के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी सैनिटरी पैड्स 18% जीएसटी पे टैक्स करे जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बात सिर्फ पॉपकॉर्न की हो रही है। तो मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे गुड्स हैं, ऐसे सर्विसेज हैं जो कि सिर्फ औरतों को और बच्चों को और बुजुर्गों को अफेक्ट करते हैं, जो कि सोशल गुड्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए था। और ये जो बाकी बातें हमने करी हैं कि एक ही कमोडिटी के डिफरेंट रेट्स होना, ये पूरी मार्केट को डेफिनेटली कंफ्यूज करता ही है। सो इसके ऊपर तो ऑफ कोर्स चर्चा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, दायरा तो डेफिनेटली वो बड़ा हो ही सकता है। और रस्तोगी जी, जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले डिम्पी कालरा जी ने भी किया था, टारगेट कि जीएसटी का कलेक्शन इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब वो कलेक्शन के फिगर्स और नंबर्स आते हैं तो मीडिया की फ्रंट पेज हेडलाइन तो होती ही है वो, और वो हेडलाइन एक अचीवमेंट के रूप में गिनाई भी जाती है, क्योंकि जब ऑपोजिशन उसको गब्बर सिंह टैक्स कहता है कि भाई गब्बर सिंह टैक्स आप पे लगाया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार के पास अपना एक उपलब्धि है दिखाने के लिए। तो क्या समवेयर ये भी एक प्रेशर के रूप में काम कर रहा है, एक दबाव के रूप में काम कर रहा है कि कलेक्शंस बढ़ाने हैं और उसके लिए जरिए खोजने हैं? जो एक प्रैग्मेटिक टैक्स कलेक्शन होना चाहिए वो तब होता है जबकि एक बैलेंस हो।
जो टैक्स पेयर है उस पर बर्डन नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको देश में बताता हूं कि हो क्या रहा है। अगर आप 50 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, आप उस पर 40% करीब करीब टैक्स देते हैं, तो आपके हाथ में आता है 30 लाख रुपए। अब अगर आप 30 लाख रुपए का कुछ चीज खरीदने जाएंगे तो वो चीज होगी 25 लाख की, जिस पर टैक्स लगेगा 18%, और वो होगा करीब 4.5 पौने 5 लाख रुपए। तो कि जब आप 50 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, जो कि एक अच्छी इनकम होती है, आपकी परचेजिंग पावर केवल 25 लाख रुपए होती है। आप प्लीज समझिए, 50% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है, पहली चीज। तो क्या टैक्स का बर्डन किसी भी कंज्यूमर क्लास पर, मिडिल क्लास हो या हाई इनकम ग्रुप हो, इतना ज्यादा हो सकता है जो आज 50% है? तो आई थिंक गवर्नमेंट को ओवरऑल वो समझना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स जो एक हाई ब्रैकेट के लिए 40% तक टच करता है, और मैं 18% बोल रहा हूं, अभी तो 28% बोल भी नहीं रहा हूं। अगर इतना परचेजिंग पावर हमको टैक्सेस कम करते हैं, तो क्या मुझे एक प्रोफेशनल को आज दुबई जाके ऑपरेट करना चाहिए और मैं वहां से अपनी सर्विसेज रेंडर करूं, या मुझे देश में रह के अपनी सर्विसेज को रेंडर करना चाहिए? ये बहुत बड़ा मुख्य प्रश्न हो रहा है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को, आर्किटेक्ट्स को, जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि उन पर 50%, अगर आप देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स, उनकी फैमिली में कोई ना कोई एनआरआई है, वाइफ या बच्चा, जो कि दुबई में एनआरआई है, 182 डेज दुबई में रहते हैं, जिससे सारी की सारी इनकम वहां पर उनके नाम पर ली जाए। तो 50% टैक्स बचाना चाहते हैं। अब आप दूसरी बात समझिए, मिताली जी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पॉइंट रेज करा, सिन गुड्स का और लग्जरी गुड्स का। देखिए, सिन गुड्स पे जो मिताली जी बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है। हमें सिन गुड्स पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा करके जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे टैक्स कम करना चाहिए, मगर सिन गुड्स का जो फॉर्मूला है वो आप सारे लग्जूरियस गुड्स पे नहीं लगा सकते। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। लग्जूरियस गुड्स में भी, जैसे अब आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं। वॉचेस, अगर आप महंगी वॉच पे, रोलेक्स वॉच पर 18 की जगह 28 कर देंगे, तो जो खरीदार है वो बाहर जाएगा और बाहर से गुड्स खरीद के लाएगा, या गुड्स की स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। मगर अगर वही टैक्स आप 28 से 35 या 28 या 35 या 50% करते हो इंपोर्टेड कार्स पर, बड़ी कार्स पर, तो वो उसमें टैक्स की चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तो साइंटिफिकली लग्जरी गुड्स पर भी ब्लैंकेट 35% टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि वो लगते ही उसकी टैक्स की चोरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके सवाल का, प्रश्न का जवाब मैं ऐसे देना चाहता हूं कि जो टैक्स कलेक्शन है और जो टैक्स इंपोजिशन है, वो एक साइंटिफिक मेथड है, वो एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। आप हर चीज पर टैक्स मत बढ़ाइए। आप जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें जो मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप सब यूज करता है, आप उस पर टैक्स कम करिए। 18% और 12% की जो रेट रेगुलाइजेशन होना है वो अत्यंत आवश्यक है। उसको आप 14 या 15% पे लाइए, उनको टैक्सेस को मर्ज करिए, तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स खत्म होते हैं, वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स कम होते हैं, और एक इमीडिएट इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो है वो कम होता है। और लोगों को ये कहने के लिए भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे आज गुड्स एंड सर्विसेज 18% टैक्स में, तो कहने के लिए ये बात भी होगी कि हमने 18% से टैक्स को कम करके 15% करा। आई थिंक एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और एक पॉइंट सर आपने जो हाईलाइट किया ना, मैं चाहूंगी डिम्पी कालरा जी आप उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा। देखिए, रस्तोगी जी ने तो बड़ा खुलकर कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहे जो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने अपना काम शुरू किया, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि भाई जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज़्यादा तो टैक्स जा रहा है, इससे अच्छा तो ये है कि किसी और देश में जाकर रहना चाहिए। अब ये बात अगर एक ट्रेंड के रूप में आने वाले दिनों में, या एक कंफर्ट के रूप में, या एक तरह के समझ लीजिए कि लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, इस ऑप्शन को चुनना, इसके रूप में अगर स्थापित होती चली जाती है सोसाइटी के भीतर, कम से कम मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं बहुत रिमोट एरियाज़ की बात नहीं कर रही, अगर ये हो जाता है तो फिर इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? मतलब ब्रेन ड्रेन से लड़ना है एक तरफ आपको, आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करेंगे, भारत में आइए, यहाँ काम करिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पे फिल्में बनाइए, हम फिल्म सिटी को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो पैसा कमाने का जो मजबूत हाथ आपके पास है वो दूसरे देश जाने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि सेंसिटिविटी गवर्नमेंट के अंदर है इसको समझने की या देखने की?
ये देखिए गवर्नमेंट जानती है इस बात को, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसको रोक ही नहीं पा रही है, पहला पॉइंट। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। आपको पता है दुबई की प्रॉपर्टी गुड़गांव की प्रॉपर्टी से सस्ती है। अगर आप एक दुबई में फ्लैट लेते हो तो वो सस्ता है एज कम्पेयर टू गुड़गांव की प्रॉपर्टी में। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको दुबई में रहना है कि आपको गुड़गांव में रहना है, पहला पॉइंट। 50% टैक्सेशन अभी रस्तोगी जी बता रहे हैं। 42% मैक्सिमम टैक्सेशन है जर्मनी के अंदर। वहां पे सारी हेल्थ की फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, आपको सारे तरह के अलग अलग राइट्स मिलते हैं। देखिए एक चीज का ना मैं आपको बताता हूँ, मैं जर्नलिस्टिक व्यू बता रहा हूँ, मैं कोई इसमें अकाउंटिंग में नहीं जाऊंगा। एक ही सरकार के अंदर दो बड़े मिनिस्टर्स हैं, पहला नितिन गडकरी, दूसरा एफएम है। नितिन गडकरी जब आप सड़कों पे चलते हैं, जब आप टोल देते हैं ना, आपको उतना दुख नहीं होता। वजह क्योंकि जब एब्सोल्युटली आप टोल यस। दे रहे होते हैं उसके अगेंस्ट में आपको सड़क का सुख मिल रहा है। हम्म। आप जाते हो, आपको लगता है अरे भाई पहले तो मेरे को 8 घंटे लगते थे, अब मैं 4 ही घंटे पहुंच रहा हूँ। तो जो फील गुड आता है आपको पे करने का, वो फील गुड आपको जीएसटी के अलग अलग प्रोडक्ट्स में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को रैशनैलिटी लेके आनी होगी कि हम 18, देखिए गवर्नमेंट, आप सोच कैसे सकते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स पे पीछे हट जाएगी? गवर्नमेंट टैक्स से ही तो चलती हैं। गवर्नमेंट टैक्स नहीं हटा सकती कभी भी, बट उसकी रैशनैलिटी और उसको फील गुड करवा सकती है। भाई मैं अगर आज 18% दे रहा हूं तो मेरे को फील गुड करवा दो कि मैं 18% का जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो मीनाक्षी एक चीज तो बिल्कुल तय है इसके अंदर। और एक और पॉइंट भी है, मैं बोलूंगा ना, कई बार जीएसटी की बैठक को ना बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली देखना चाहिए। अभी बजट आएगा 1 महीने बाद ही। ठीक बजट से पहले सरकार कोई भी बड़ा फैसला जीएसटी की बैठक में लेके ताली नहीं बजवाएगी। वो जीएसटी की बैठक के बाद यानी कि बजट के पास ही थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट करेगी। देखिए वहां पे भी एक पोस्चरिंग होती है, बजट को पूरी दुनिया उस समय देख रही होती है, तो थोड़ी पोस्चरिंग के लिए वो भी जगह छोड़ी हुई होती है। दूसरा तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को इस समय लग रहा है, गवर्नमेंट को ना वापिस से थोड़ा रैशनलाइजेशन ऑफ अ जीएसटी टैक्सेशन की जरूरत आन पड़ी है। ये गवर्नमेंट ने जब ये जीएसटी के कलेक्शंस के 4 ब्रैकेट बनाए थे, उस समय उनको नहीं पता था कि हम इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर फंस सकते हैं। शायद हो सकता है आगे चल के इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को बीच का रास्ता निकाले। ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट आपके टैक्स कम नहीं करेगी, बट गवर्नमेंट आपको फील गुड कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है। एंड जो मीनाक्षी आपने सवाल पूछा कि ये ट्रेंड तो नहीं बन जाएगा, देखो ये शुरुआती ट्रेंड तो बन ही रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि एक स्टार्टअप कंपनी में से करीब 25% से 30% कंपनीज का जो पहले इंडिया ऑफिस हुआ करता था, वो दुबई ऑफिस है। और आपको पता है अगर आप मुंबई से दिल्ली ट्रेवल करते हैं तो आपको 2 से 2.25 घंटे लगते हैं, और अगर आप मुंबई से दुबई ट्रेवल करते हैं तब भी आपको 2 ही घंटे लगते हैं। तो दुबई इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, वो ऐसा फील होता है लोगों को। तो वहां पे 2% टैक्सेशन है, यहाँ पे 50% टैक्सेशन है। तो अभी ट्रेंड बना तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज समझ लीजिए, अगर ये 3 साल तक ऐसा रहा तो आप ब्रेन ड्रेन को रोक नहीं पाएंगे, तो आप मनी ड्रेन को रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएगी बात। ये मैं आपके साथ बस पॉइंट रखना चाहूंगा जी बस क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूँ जी रस्तोगी सर, बस शॉर्ट में देखिए, दीजिएगा सर। जो 10 और 20% लोग होते हैं वो 90% टैक्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं। आज आप देखिए फैमिली ऑफिसेस कितने बाहर खुल गए हैं। सेलिब्रिटीज, हर सेलिब्रिटी का कोई सबका ना घर है कोई बाहर। फैमिली मेंबर बाहर है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बेनिफिट देने चाहिए इनकम टैक्स के, जिससे वो बाहर ना जाए, बाहर से ऑपरेट ना करें। जो फैमिली ऑफिसेस की ग्लोबल इनकम है वो इंडिया में टैक्स हो, बाहर से ना हो। और जो रिच क्लास पर सरचार्ज लगा के उसको टैक्स को 42% कर दिया है, उसको भी कम करा जाए, 30% तक रखा जाए, जिससे वो इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी इंडिया से ही करें, बाहर से ना करें। वो ही एक सॉल्यूशन है टैक्स बचाने का, देश में टैक्स को बढ़ाने का। जी मिताली जी क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू। सो आई थिंक अगर हम ये पूरा सिचुएशन देखें, आज हमें इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम जीएसटी रेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज करें, इनको ओवरऑल कम करें, लेकिन नंबर ऑफ स्लैब्स को ज्यादा ना बढ़ाएं। 5 स्लैब्स से ज्यादा हम नहीं कर सकते। हमें 5% और 35% को डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए, लेकिन बीच के स्लैब्स में हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। हमें डिफरेंट कमोडिटीज को भी रिक्लासिफिकेशन की बहुत जरूरत है। पूरा सिस्टम एक बारी हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिक्लासिफिकेशन और टिंकरिंग ऑफ रेट्स एक तरफ है, दूसरी तरफ है प्रोसेस ऑफ फाइलिंग जीएसटी।
इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे एमएसएमईज के साथ पूरी चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में, सिवाय दिल्ली मुंबई की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब हम ये कहते हैं कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सपेंसिव है दुबई से, तो हम गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन जी। इस देश में जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो इंदौर, लुधियाना और बैंगलोर और चेन्नई और कलकत्ता में भी बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पूरे देश के एमएसएमईज का जो दुख है और जीएसटी फाइलिंग का जो दुख है उसको भी समझें और उसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि नहीं तो विमेन लेड एमएसएमईज के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, जिसकी वजह से वो रजिस्टर ही नहीं करती हैं, फॉर्मलाइज नहीं होती हैं। एब्सोल्युटली। और देखिए आज हमारी कोशिश यही थी कि कम से कम जो सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं या मजाक चल रहे हैं, जोक्स चल रहे हैं, देखिए टीका टिप्पणी या कटाक्ष, सरकार की आलोचना, वो एक अलग पहलू हो सकता है सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन बात की तह तक जाना भी ज़रूरी है। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ही हम इस विषय को एड्रेस भी करना चाहते थे एक्सपर्ट्स के साथ कि कहाँ पर दिक्कत है और कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है। और आप तीनों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हमारी ऑडियंस के लिए भी डिकोड किया। सो थैंक यू सो मच आज हमें अपना समय देने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू।